हेलो दोस्तों। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रत्येक वाउचर होगा कोषाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भुगतान आदेश, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भुगतान आदेश, महालेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित भुगतान आदेश या विभाग अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित भुगतान आदेश। तो जो प्रत्येक वाउचर है वह आहरण एवं संवितरण अधिकारी ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित भुगतान आदेश होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। वाउचर में राशि का उल्लेख होगा शब्दों में, अंकों में, शब्दों और अंकों दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वाउचर है उसमें जो राशि का उल्लेख है वह शब्दों में भी होगा और अंकों में भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शब्दों और अंकों दोनों में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। भुगतान आदेश से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है। नियम 115 है, नियम 116 है, नियम 117 है या नियम 118 है। तो भुगतान आदेश से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 118, रूल 118, नियम 118। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। सभी भुगतान किए गए वाउचर पर कार्यालय अध्यक्ष की मुहर लगेगी, भुगतान या रद्द की मुहर लगेगी, कोई मुहर नहीं लगेगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सभी भुगतान किए गए वाउचर हैं उनके ऊपर भुगतान या रद्द की मुहर लगेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। वाउचर और भुगतान जिन्हें महालेखाकार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें संबंधित कार्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तरह जब तक रखा जाएगा तब तक लेखाधिकारी के आदेशों के तहत इनका लेखांकन नहीं कर लिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत इनका अंकेक्षण या नष्ट नहीं किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत इनका निपटान नहीं किया जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाउचर और भुगतान जिन्हें महालेखाकार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें संबंधित कार्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तरह तब तक रखा जाएगा जब तक सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत इनका अंकेक्षण या इन्हें नष्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वाउचर कोषागार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम में तब तक उपलब्ध रहेंगे जब तक कि लेखाधिकारी के आदेशों के तहत इनका लेखांकन नहीं किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत इनका निपटान नहीं किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत इनका अंकेक्षण या इन्हें नष्ट नहीं किया जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वाउचर हैं वह कोषागार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम में तब तक उपलब्ध रहेंगे जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत इनका अंकेक्षण या इन्हें नष्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। सामान्यतः कितने रुपए से अधिक के उपवाउचर महालेखाकार को जमा करवाने होंगे? 1000 रुपए से अधिक, 3000 रुपए से अधिक, 5000 रुपए से अधिक या 10,000 रुपए से अधिक। तो जो सामान्यतः 3000 रुपए से अधिक के उपवाउचर हैं वे महालेखाकार को जमा करवाने होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। विस्तृत बिल के मामले में सभी प्राप्तियां एवं उपवाउचर को रखा जाएगा विभागाध्यक्ष द्वारा अपने पास, कोषाधिकारी द्वारा 2 तालों से संरक्षित तिजोरी में, लेखाकार द्वारा अपने पास या आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के कार्यालय में। तो जो विस्तृत बिल का मामला होता है उसमें जो सभी प्राप्तियां और जो उपवाउचर है उनको आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के कार्यालय में रखा जाएगा। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर डीडीओ द्वारा अपने स्वयं के कार्यालय में रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। कोई भी वाउचर कितने साल की समाप्ति के बाद तक नष्ट नहीं किया जाएगा? 1 साल की समाप्ति तक, 2 साल की समाप्ति तक, 3 साल की समाप्ति तक या 5 साल की समाप्ति तक। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी वाउचर है वह 3 साल की समाप्ति के बाद तक नष्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अधिभुगतान की वसूली का विचार किसके द्वारा किया जा सकता है? नियंत्रण अधिकारी या कोषाधिकारी द्वारा, विभाग अध्यक्ष द्वारा, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा या महालेखाकार द्वारा। तो जो अधिभुगतान होता है उसकी जो वसूली होता है उसका विचार नियंत्रण अधिकारी या कोषाधिकारी द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अधिभुगतान की जिम्मेदारी होगी कनिष्ठ लेखाकार की, बिल जारी करने वाले की, उपकोषाधिकारी की या नियंत्रण अधिकारी की। तो जो अधिभुगतान हो जाता है उसकी जिम्मेदारी होगी बिल जारी करने वाले की, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। उन मामलों में जिनमें बिल महालेखाकार या नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है उनमें यह कौन प्रमाणित करेगा कि बिल से जुड़े सभी वाउचर रद्द कर दिए गए हैं? कार्यालय प्रमुख, विभाग अध्यक्ष, नियंत्रण अधिकारी या आहरण एवं संवितरण अधिकारी। तो उन सभी मामलों में जिनमें जो बिल है वह महालेखाकार या नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है उनमें यह प्रमाणित करने की जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी कि बिल से जुड़े सभी वाउचर रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है।
वाउचर जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रेसित नहीं किया जाता है, लेकिन कार्यालय मुहर लगने के लिए या वाउचर पर लाल स्याही से एक पृष्ठांकन द्वारा दर्ज कर दिया जाता है तो उसका रद्दीकरण किया जाएगा कनिष्ठ लेखाकार द्वारा, नियंत्रण अधिकारी द्वारा, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा या कोषाधिकारी द्वारा। तो जो वाउचर जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रेसित नहीं किया जाता है, लेकिन कार्यालय मुहर लगने के लिए या वाउचर पर लाल स्याही से एक पृष्ठांकन द्वारा दर्ज कर दिया जाता है तो उसका रद्दीकरण है वह डीडीओ या आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आहरण एवं संवितरण अधिकारी या नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उप वाउचरों को रद्द और नष्ट किया जाएगा। उप वाउचरों के कपटपूर्ण उपयोग की रोकथाम के लिए, कार्यालय से प्रपत्रों का भार कम करने के लिए, अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा की गई गलतियों को छुपाने के लिए या उपरोक्त सभी। तो जो आहरण एवं संवितरण या नियंत्रण अधिकारी हैं उनके द्वारा जो उप वाउचर हैं उनको नष्ट किया जाएगा। उसका कारण यह होगा कि उप वाउचरों की जो कपटपूर्ण उपयोग है उसकी रोकथाम की जाए। ठीक है, तो उप वाउचरों के कपटपूर्ण उपयोग की रोकथाम के लिए आहरण एवं संवितरण या नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उप वाउचरों को रद्द और नष्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उप वाउचरों को रद्द और नष्ट करने से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है। तो जो उप वाउचर है उनको रद्द करने या नष्ट करने से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम कौन सा है? ऑप्शन है नियम 120, नियम 121, नियम 122 या नियम 123। तो उप वाउचरों को रद्द उप वाउचरों को रद्द और नष्ट करने से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 123। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 121 संबंधित है भुगतान आदेश से, प्रदत्त प्रमाणक से, प्रमाणकों का अवरोधन से या महालेखाकार को वाउचर जमा कराने से। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 121 है वह महालेखाकार को वाउचर जमा करवाने से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विस्तृत बिल के मामले में सभी प्राप्तियों एवं उप वाउचरों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर उपलब्ध कराया जाएगा कोषागार को, महालेखाकार के स्थानीय लेखा परीक्षा दलों को, बैंक को या निरीक्षण विभाग के लेखा परीक्षा दलों को। तो जो विस्तृत बिलों का मामला है उसमें जो सभी प्राप्तियों एवं उप वाउचर हैं उनको आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर महालेखाकार के स्थानीय लेखा परीक्षा दलों को उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, ई प्रमाणित, ई समरीशित, ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बिलों के शीर्षवार भुगतान और लाभार्थियों की संख्या के साथ कोषागार द्वारा महालेखाकार को उपलब्ध करवाया जाएगा। साप्ताहिक खातों के साथ, मासिक खातों के साथ, अर्धवार्षिक खातों के साथ या वार्षिक खातों के साथ। तो डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, ई प्रमाणित, ई समरीशित, ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बिल उनको शीर्षवार भुगतान और लाभार्थियों की संख्या के साथ कोषागार द्वारा महालेखाकार को मासिक खातों के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा, मंथली रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वाउचर का प्रतिधारण से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है, नियम 117 है, नियम 118 है, नियम 119 या नियम 120। तो वाउचर का जो प्रतिधारण है उससे संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसका नियम है नियम 120, रूल 120। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी लेन देन के पूर्णांकन से संबंधित नियम है, नियम 80, नियम 81, नियम 82 या नियम 83। तो जो सरकारी लेन देन होता है उसका जो पूर्णांकन से संबंधित नियम होता है वह है नियम 82 या रूल नंबर 82। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नियम 81 संबंधित है हस्ताक्षर का नमूना, पहचान पत्र पर भुगतान, उपराज कोष में भुगतान या समय बाधित दावे। तो जो GF&AR जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल्स हैं उसका जो रूल नंबर 81 है वह है पहचान पत्र पर भुगतान से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संदेशवाहक के माध्यम से भुगतान के बारे में किस नियम में बताया गया है? तो जो संदेशवाहक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा उसके बारे में किस नियम में बताया गया है? नियम 79, नियम 80, नियम 81 या नियम 82। तो जो संदेशवाहक के माध्यम से भुगतान होगा उसके बारे में नियम 80 या रूल 80 में बताया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नियम 83 संबंधित है, रूल 83 इज रिलेटेड टू राजकीय लेन देन को संज्ञान करना, दावों का प्रस्तुतिकरण, टिकटें एवं रसीदें या बिल रजिस्टर। तो रूल 83 है वह बिल रजिस्टर से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अध्याय 14 संबंधित है प्रस्तावना से, भुगतान से, रिफंड और विविध व्यय से या अनुदान से। जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो अध्याय 14 है वह रिफंड और विविध व्यय से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
विविध व्यय आमतौर पर होते हैं कर्मचारियों के व्यक्तिगत खर्चों से संबंधित, प्रक्रिया और के नियमों के अधीन, प्रक्रिया एवं नियमों के अधीन नहीं, या उपयुक्त सभी। तो जो विविध व्यय होते हैं वह आमतौर पर प्रक्रिया के नियमों के अधीन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संग्रह से पहले राजस्व की छूट है, वापसी, मांगों में कमी, बट्टा या उपयुक्त सभी। तो संग्रह करने से पहले अगर राजस्व की कोई छूट दी जाती है तो वह मांगों में कली जो वह मांगों में कमी कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व के रिफंड की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति बिल के साथ संलग्न कर जमा की जाएगी, कार्यालय में, बैंक में, ई ग्रास में या कोषागार में। तो राजस्व के जो रिफंड की स्वीकृति की प्रमाणित बिल प्रति है वह बिल के साथ संलग्न कर कोषागार में जमा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व के रिफंड के कारण कोषागार से धन निकालने के बिल सिस्टम जनरेटेड न्यू फॉर्म नंबर में राजस्व के रिफंड के लिए तैयार किए जाएंगे, GA 98 में, GA 99 में, GA 100 में या GA 101 में। तो राजस्व के रिफंड के कारण राजकोष से धन निकालने के जो बिल हैं वो जो सिस्टम जनरेटेड न्यू फॉर्म नंबर GA 100 में राजस्व के रिफंड के लिए तैयार किए जाएंगे, GA 100 में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वैट रिफंड के लिए जो प्रपत्र है वह किस में तैयार किए जाएंगे, GA 100, GA 99, GA 100A या GA 101। तो जो वैट रिफंड के लिए प्रपत्र है वह GA 100A में तैयार किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकारी प्रतिदाय के लिए बिल में एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा कि राशि वास्तव में कोषागार में जमा की गई थी और पहले आहरित नहीं की गई है, लेखाकार, विभाग अध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष या आहरण एवं संवितरण अधिकारी। तो जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी है DDO वह प्रतिदाय के लिए बिल में एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा कि राशि वास्तव में कोषागार में जमा की गई थी और पहले आहरित नहीं की गई है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे मामले जहां सत्यापन पूर्ण और संतोषजनक नहीं है वहां दावेदार को एक निष्पादित करने की आवश्यकता होगी जो सरकार को होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए सहमत होगा यदि भुगतान बाद के चरण में अनियमित हो जाता है। तो ऑप्शन है बॉन्ड, चेक, ड्राफ्ट या शपथ पत्र। तो ऐसे मामले में जहां सत्यापन पूर्ण एवं संतोषजनक नहीं है वहां दावेदार को एक बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता होगी जो सरकार को होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए सहमत होगा यदि भुगतान बाद के चरण में अनियमित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व के प्रतिदाय के लिए एक आदेश जारी होने की तारीख से कितने दिन की अवधि के लिए लागू होगा, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष। तो राजस्व के प्रतिदाय के लिए जो एक आदेश है वह जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व की वापसी के लिए आदेश की मुद्रा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम है, नियम 253, नियम 254, नियम 255 या नियम 256। तो राजस्व की जो वापसी है उसके लिए आदेश की मुद्रा से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 256, रूल 256। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी सेवक को संपत्ति के आकस्मिक नुकसान पर मुआवजा देय होगा, लेखा विभाग के अनुमोदन पर, वित्त विभाग के अनुमोदन पर, लोक निर्माण विभाग के अनुमोदन पर या अंकेक्षण विभाग के अनुमोदन पर। तो जो सरकारी सेवक है उसको संपत्ति के आकस्मिक नुकसान पर जो मुआवजा है वह वित्त विभाग के अनुमोदन पर देय होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिदाय के वर्गीकरण से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है, नियम 252, नियम 253, नियम 254 या नियम 255। तो जो प्रतिदाय का वर्गीकरण है उससे संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 253, रूल 253। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देवीय प्रकोप के कारण क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी, देय होगी यदि वह सरकारी क्वार्टर में है, देय होगी यदि वह कर्तव्य पर है, देय होगी चाहे वह कहीं पर भी हो। तो अगर देवीय प्रकोप के कारण अगर कोई हानि हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान के कार्य के लिए मुआवजा देय नहीं है से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है, नियम 257(1), नियम 258(2), नियम 257(2) या नियम 258(1) या 2। ठीक है, तो भगवान के कार्य के लिए मुआवजा देय नहीं है इससे संबंधित नियम है वह है नियम 257(2). ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कर्मचारियों को कोई क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया जाता है तो वह हारित की जाएगी भत्ता बिल से, विनिमय बिल से, वेतन बिल से या आहरण बिल से।
तो यदि कर्मचारियों को कोई क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया जाता है तो वह वेतन बिल से आहरित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व वापसी के लिए तैयार सिस्टम जनरेटेड न्यू फॉर्म में कॉलम 4 और 5 में विवरण के माध्यम से क्रेडिट का सत्यापन कौन करेगा? राजस्व वापसी के लिए तैयार सिस्टम जनरेटेड न्यू फॉर्म में कॉलम 4 और 5 में विवरण के माध्यम से क्रेडिट का सत्यापन कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी, कोषागार अधिकारी, आहरण एवं वितरण अधिकारी या लेखा अधिकारी? तो राजस्व की वापसी के लिए तैयार सिस्टम जनरेटेड न्यू फॉर्म में कॉलम 4 और 5 में विवरण के माध्यम से क्रेडिट का सत्यापन कोषागार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि आवाप्ति की प्रक्रिया हेतु किस विभाग के नियमों को आधार बनाया जाएगा? वित्त विभाग, गृह विभाग, लेखा विभाग या लोक निर्माण विभाग? तो भूमि आवाप्ति की प्रक्रिया हेतु जो लोक निर्माण विभाग है उसके नियमों को आधार बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी सेवक की संपत्ति के आकस्मिक नुकसान का मुआवजा किसके अनुमोदन पर ही दिया जा सकता है? महालेखाकार द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा या आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा? तो कोई सरकारी सेवक है, उसकी संपत्ति है, उसका आकस्मिक नुकसान हो जाता है तो उसका मुआवजा वित्त विभाग के अनुमोदन पर ही दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्देश्य हेतु आवक्त भूमि की कीमत से संबंधित व्यय किसका भाग होंगे? सार्वजनिक उद्देश्य हेतु आवक्त भूमि की कीमत से संबंधित व्यय किसका भाग होंगे? संपत्ति का, परियोजना लागत का, राज्य खर्च का या सार्वजनिक व्यय का? तो जो सार्वजनिक उद्देश्य हेतु जो भूमि आवक्त की जाती है तो उसकी कीमत से संबंधित जो व्यय होंगे वे परियोजना लागत का भाग होंगे, परियोजना लागत का। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी सिविल अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो विशेष रूप से उस कार्य के लिए ही नियोजित जब किसी सिविल अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाता है जो विशेष रूप से उस कार्य के लिए नियोजित नहीं है तो उस अधिकारी से संबंधित विशेष शुल्क का भुगतान किया जाएगा उस विभाग द्वारा जिससे अधिकारी संबंधित है, उस विभाग द्वारा जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की गई है, महालेखाकार कार्यालय द्वारा या उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा। तो जब किसी सिविल अधिकारी द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है जो विशेष रूप से उस कार्य में के लिए नियोजित नहीं है तो उस अधिकारी से संबंधित विशेष शुल्क का जो भुगतान है वह उस विभाग द्वारा किया जाएगा जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्देश्य हेतु आवक भूमि की कीमत से संबंधित व्यय किस खाते में डेबिट किए जाएंगे? तो सार्वजनिक उद्देश्य हेतु आवक भूमि है उसकी कीमत से संबंधित व्यय किस खाते में डेबिट किए जाएंगे? राज्य के आकस्मिक जमा खाते में, राज्य के लोक लेखा खाते में, परियोजना खाते में या सार्वजनिक व्यय का? तो जो सार्वजनिक उद्देश्य हेतु आवक भूमि है उसकी कीमत से संबंधित व्यय है वह परियोजना खाते में डेबिट किए जाएंगे। ठीक है, परियोजना खाते में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व वापसी के लिए तैयार सिस्टम जनरेटेड न्यू फॉर्म में कॉलम 6 में किस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा? नियंत्रण अधिकारी, कोषागार अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी या फिर लेखा अधिकारी? तो राजस्व वापसी के लिए तैयार सिस्टम जनरेटेड न्यू फॉर्म में जो कॉलम 6 है उसमें कोषागार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 2 या 2 से अधिक विभागों द्वारा कोई भूमि आवाप्ति होती है तो उसकी पूर्ण कीमत उस परियोजना में डेबिट की जाएगी जिसके लिए अधिक व्यय हुआ है, पूर्ण कीमत उस परियोजना में डेबिट की जाएगी जिसके लिए कम व्यय हुआ है, पूर्ण कीमत दोनों परियोजनाओं बराबर डेबिट की जाएगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि 2 या 2 से अधिक विभागों द्वारा कोई भूमि आवाप्ति की जाती है तो उसकी पूर्ण कीमत उस परियोजना में डेबिट की जाएगी जिसके लिए अधिक व्यय हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किन नियमों के अनुसार किया जाएगा? सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम द्वारा, राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1953 द्वारा, राजस्थान सेवा नियम द्वारा या लोक निर्माण अधिनियम द्वारा? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार अगर भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो वह राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1950 नियम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, यदि सार्वजनिक भूमि आवाप्ति हेतु कोई अलग से अधिकारी लगाया जाता है तो उसके वेतन एवं भत्ते आकस्मिक व्यय। यदि सार्वजनिक भूमि आवाप्ति हेतु कोई अलग से अधिकारी लगाया जाता है तो उसके वेतन भत्ते एवं आकस्मिक व्यय भूमि की कीमत के भाग के रूप में सरकार से वहन किए जाएंगे। अधिकारी को वेतन भत्ते एवं आकस्मिक व्यय नहीं दिए जाएंगे। भूमि की कीमत के भाग के रूप में संबंधित विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो यदि सार्वजनिक भूमि आवप्ती है तो कोई अलग से अधिकारी लगाया जाता है तो उसके वेतन एवं भत्ते आकस्मिक व्यय भूमि की कीमत के भाग के रूप में संबंधित विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से भूमि आवप्ती अधिकारी ने लगाकर अन्य स्थान पर कार्य करने वाले अधिकारी को सार्वजनिक भूमि आवप्ती हेतु नियुक्त किया जाता है तो उसका आकस्मिक प्रभार व्यय भूमि की लागत में नहीं जोड़ा जाएगा। उसका आकस्मिक प्रभार व्यय भूमि की लागत में नहीं जोड़कर सरकार से वसूल किया जाएगा। उसका आकस्मिक प्रभार व्यय भूमि की लागत में ही जोड़ा जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशेष रूप से भूमि आवप्ती अधिकारी ने लगाकर अन्य स्थान पर कार्य करने वाले अधिकारी को सार्वजनिक भूमि की आवप्ती हेतु नियुक्त किया जाता है तो उसका आकस्मिक प्रभार व्यय भूमि की लागत में ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अवार्ड दिया जाता है तो विशेष अधिकारी द्वारा प्रपत्र ए तैयार करके उसकी एक प्रति किस अधिकारी के पास भेजी जाएगी? महालेखाकार के पास, निदेशक अंकेक्षण विभाग के पास, राज्यपाल के पास या उस विभाग के विभाग अध्यक्ष के पास जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की गई है। तो राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अगर अवार्ड दिया जाता है तो विशेष अधिकारी द्वारा प्रपत्र ए तैयार करके उसकी एक प्रति उस विभाग के विभागाध्यक्ष के पास भेजी जाएगी जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार भूमि के अधिग्रहण के लिए किस विभाग को नियुक्त किया जाएगा? वित्त विभाग को, मानव संसाधन विभाग को, लोक निर्माण विभाग को या लोकायुक्त को? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए लोक निर्माण विभाग को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि आवप्ती अधिकारी होगा आहरण एवं संवितरण अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी, महालेखाकार, कलेक्टर या कलेक्टर की शक्ति प्राप्त अधिकारी? तो जो भूमि आवप्ती अधिकारी है वह कलेक्टर या कलेक्टर की शक्ति प्राप्त अधिकारी होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के आकस्मिक नुकसान पर वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना मुआवजा नहीं दिया जाएगा, इससे संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है। नियम 256, नियम 257, नियम 258 या नियम 259। तो संपत्ति के आकस्मिक नुकसान पर वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना मुआवजा नहीं दिया जाएगा, इससे संबंधित जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 257, नियम रूल 257। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कलेक्टर की शक्तियों के साथ लोक निर्माण विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को माना जाता है। कलेक्टर की शक्तियों के साथ लोक निर्माण विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को माना जाता है लोक संवितरणकर्ता, राजपत्रित अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कलेक्टर की शक्तियों के साथ लोक निर्माण विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से जो नियुक्त सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको लोक संवितरणकर्ता माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भूमि आवप्ती अधिनियम लागू हुआ 1961 में, 1963 में, 1951 में या 1953 में? तो राजस्थान भूमि आवप्ती अधिनियम है वह 1953 में लागू हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 1953 में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमि आवप्ती अधिनियम की प्रमुख धाराओं में असंगत सुमेलित है। धारा 11 में बताया गया है भूमि आवप्ती अवार्ड के बारे में जो बिल्कुल सही है। धारा 18 में भूमि आवप्ती के लिए पक्षकार को न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार बताया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और धारा 26 में न्यायालय द्वारा घोषित अवार्ड के बारे में बताया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, सारे सही है, कोई भी असंगत सुमेलित नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमि आवप्ती अधिनियम की प्रमुख धाराओं में से असंगत सुमेलित है। धारा 30 में न्यायालय द्वारा अवार्ड का विभाजन बताया गया है। धारा 32 एवं 33 में न्यायालय में जमा राशि का निवेश बताया गया है। धारा 31(1) में भूमि आवप्ती का नोटिस पक्षकार को दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। और धारा 31(3) में नगद के अतिरिक्त अन्य प्रकार से क्षतिपूर्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें धारा 30 में न्यायालय द्वारा अवार्ड का विभाजन भी बिल्कुल सही है। धारा 32 एवं 33 में न्यायालय में जमा राशि का निवेश भी बिल्कुल सही है। और धारा 31(3) में नगद के अतिरिक्त अन्य प्रकार से क्षतिपूर्ति बिल्कुल सही है। तो असंगत सुमेलित है वह है धारा 31(1) भूमि आवप्ती का नोटिस पक्षकार को। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अवार्ड के तहत प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि किस प्रारूप में दिखाई जाएगी? प्रारूप बी, प्रारूप ए, प्रारूप डी या प्रारूप सी? तो अवार्ड के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जो देय राशि है वह प्रारूप ए में दिखाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अवार्ड हेतु सहायक विवरण किस प्रारूप में महालेखाकार को दर्ज किया जाएगा? प्रारूप ए, प्रारूप डबल ए, प्रारूप बी या प्रारूप सी? तो जो अवार्ड हेतु सहायक विवरण है वह प्रारूप डबल ए में महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 26 के अनुसार कोई अधिनिर्णय दिया जाता है तो भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा दूसरा अधिनिर्णय किस प्रपत्र में बनाया जाएगा? प्रपत्र ए, प्रपत्र बी, प्रपत्र सी या प्रपत्र डी। तो यदि राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 26 के अनुसार कोई अधिनिर्णय दिया जाता है तो भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा जो दूसरे अधिनिर्णय विवरण है वह प्रपत्र बी में बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 26 के अनुसार कोई अधिनिर्णय दिया जाता है तो भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा प्रपत्र बी में दूसरा अधिनिर्णय विवरण बनाकर उसकी एक प्रति किसे भेजी जाएगी? कोषाधिकारी को, राज्यपाल को, महालेखाकार को या कलेक्टर को? तो यदि राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 26 के अनुसार कोई अधिनिर्णय दिया जाता है तो भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा प्रपत्र बी में दूसरा अधिनिर्णय विवरण बनाकर उसकी एक प्रति महालेखाकार को भेजी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा अवार्ड का विवरण किस प्रारूप में दिखाया जाएगा? प्रारूप ए, प्रारूप बी, प्रारूप सी या प्रारूप डी। तो जो न्यायालय है उसके द्वारा जो अवार्ड का विवरण है वह प्रारूप बी में दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 के अनुसार अवार्ड विभाजन में यदि कोई परिवर्तन है तो सूचित किया जाएगा कलेक्टर को, महालेखाकार को, लोक निर्माण विभाग को या कोषाधिकारी को। तो राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि अवार्ड विभाजन में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह महालेखाकार को सूचित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अवार्ड के तहत रुचि रखने वाले पक्षकार द्वारा प्राप्त भुगतान किस प्रारूप में दिखाया जाएगा? प्रारूप डी, प्रारूप सी, प्रारूप बी या प्रारूप ए। तो अवार्ड के तहत रुचि रखने वाले जो पक्षकार हैं उनके द्वारा प्राप्त भुगतान है वह अवार्ड सी में दिखाया जाएगा, प्रारूप सी में दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक से ज्यादा पक्षकार होने पर भुगतान प्राप्ति का प्रारूप किस प्रपत्र में दिखाया जाएगा? प्रारूप ए, प्रारूप बी, प्रारूप डबल सी या प्रारूप सी। यदि भुगतान प्राप्त करने के लिए एक से ज्यादा पक्षकार हैं तो भुगतान प्राप्ति का जो प्रारूप है वह प्रारूप डबल सी के प्रपत्र में दिखाया जाएगा, प्रारूप डबल सी में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के पक्ष में जमा राशि का प्रारूप है प्रारूप डी, प्रारूप सी, प्रारूप बी या प्रारूप ए। तो न्यायालय के पक्ष में जो जमा राशि है उसका प्रारूप प्रारूप डी में दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के समय व्यक्ति स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित नहीं होता है तो 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, 9% की दर से ब्याज दिया जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि मुआवजे का भुगतान प्राप्त करते समय व्यक्ति स्वयं या प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित नहीं होता है तो उसे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कोषागार में जमा राशि का प्रारूप है प्रारूप बी, प्रारूप सी, प्रारूप डी या प्रारूप ई। तो कोषागार में जमा राशि का प्रारूप है वह प्रारूप ई होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निर्धारित समय अवधि के बाद भी कोई पक्षकार भुगतान के लिए नहीं आए तो राशि जमा होगी राज्य के सार्वजनिक जमा खाते में, केंद्रीय डिफेंस विभाग में, राज्य के आकस्मिक जमा खाते में या निम्न में से कोई नहीं। तो यदि एक निर्धारित समय अवधि के बाद भी कोई पक्षकार भुगतान के लिए नहीं आए तो जो राशि है वह केंद्रीय डिफेंस विभाग में जमा होगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व जमाओं या सिविल न्यायालय जमाओं की अवितरित राशि रखी जाएगी राज्य सिविल बुक में, पब्लिक जमा खाते में, केंद्रीय सिविल बुक में या आकस्मिक जमा खाते में। तो राजस्व जमाओं या सिविल न्यायालय जमाओं की जो अवितरित राशि है वह केंद्रीय सिविल बुक में रखी जाएगी, केंद्रीय सिविल बुक में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा के अनुसार अवार्ड दिया जाता है तो विशेष अधिकारी द्वारा किस प्रपत्र में विवरण तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि दिखाई जाएगी? प्रारूप ए, प्रारूप बी, प्रारूप डी या प्रारूप सी। तो जब राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के अनुसार कोई अवार्ड दिया जाता है तो विशेष अधिकारी द्वारा जो प्रारूप ए है या प्रपत्र ए है उसमें विवरण तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि दिखाई जाएगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे मामलों में जहां एक ही पुरस्कार के तहत कई व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है तो भुगतान होने की सूची किस प्रपत्र में दिखाई जाएगी? प्रपत्र सी, प्रपत्र डबल सी, प्रपत्र डी या प्रपत्र ए। तो ऐसे मामलों में जहां एक ही पुरस्कार के तहत कई व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है तो भुगतान होने की जो सूची है वह प्रपत्र डबल सी में दिखाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
सरकार से आर्थिक रूप से स्वतंत्र नगरपालिका या अन्य निकाय के संबंध में मुआवजे और अधिग्रहण की लागत तय होगी जिला कलेक्टर द्वारा, सरकार द्वारा, नगरपालिका या संबंधित निकाय द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरकार से आर्थिक रूप से स्वतंत्र नगरपालिका या अन्य निकाय के संबंध में मुआवजे और अधिग्रहण की जो लागत है वह नगरपालिका या संबंधित निकाय द्वारा तय होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि केंद्र सरकार के एक विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो भूमि मालिकों को देय मुआवजे की राशि और अधिग्रहण की लागत का भुगतान किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो यदि केंद्र सरकार के एक विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो भूमि मालिकों को देय जो मुआवजे की राशि है और जो अधिग्रहण की लागत है उसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली गई भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया के विनियमन से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली गई भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया के विनियमन से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 256, नियम 257, नियम 258 या नियम 259। तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली गई भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया के विनियमन से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 258, रूल 258। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 256 संबंधित है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली गई भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन, संपत्ति के आकस्मिक नुकसान हेतु मुआवजा देय नहीं, राजस्व की वापसी हेतु आदेश की मुद्रा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 256 है वह राजस्व की वापसी हेतु आदेश की मुद्रा से संबंधित है। ठीक है, राजस्व की वापसी हेतु आदेश की मुद्रा, ऑप्शन से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 257 संबंधित है धन वापसी प्रतिदाय की स्वीकृति से संबंधित नियम, संपत्ति के आकस्मिक नुकसान हेतु मुआवजा देय नहीं, राजस्व की वापसी हेतु आदेश की मुद्रा या संपत्ति के आकस्मिक नुकसान हेतु मुआवजा देय नहीं। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 257 है वह संपत्ति के आकस्मिक नुकसान हेतु मुआवजा देय नहीं से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, धन वापसी प्रतिदाय की स्वीकृति से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 254, नियम 255, नियम 256 या नियम 257। तो धन वापसी या प्रतिदाय की स्वीकृति से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 254। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, धन वापसी प्रतिदाय की प्रक्रिया से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। तो धन वापसी प्रतिदाय की प्रक्रिया से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 255। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि आवाप्ति के संबंध में सभी प्रमाणकों एवं प्रपत्रों को भेजा जाता है राज्यपाल के पास, महालेखाकार के पास, विभागाध्यक्ष के पास या डीडीओ के पास। तो जो भूमि आवाप्ति है उसके संबंध में सभी प्रमाणक एवं प्रपत्र हैं उनको महालेखाकार के पास भेजा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण के संबंध में किस विभाग के नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित अन्य विभागों पर भी लागू होंगे? वित्त विभाग, स्थानीय ग्रामीण निकाय, लोक निर्माण विभाग या मानव संसाधन विभाग। तो जो भूमि अधिग्रहण के संबंध में नियम है वे आवश्यक परिवर्तनों सहित, जो लोक निर्माण विभाग के नियम हैं वे आवश्यक परिवर्तनों सहित अन्य विभागों पर भी लागू होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक सेवा विभागों के लिए भूमि ली जाती है तो पूरी लागत डेबिट करने योग्य होती है दोनों विभागों में लागत के प्रतिशत में, दोनों विभागों में बराबर अनुपात में, जिस विभाग के लिए बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब 2 या 2 से अधिक सेवा विभागों के लिए भूमि ली जाती है तो जो पूरी लागत होती है वह उस विभाग में डेबिट करने योग्य होती है जिस विभाग के लिए बड़ा हिस्सा खर्च किया गया था, पूरी लागत उस विभाग में डेबिट करने योग्य होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो अधिकारी के वेतन एवं भत्ते से संबंधित व्यय डेबिट किए जाएंगे विशेष अधिकारी से संबंधित विभाग में, उस विभाग की भूमि की लागत के हिस्से के रूप में, लोक निर्माण विभाग में या राज्य की आकस्मिक निधि में। तो जब किसी विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो अधिकारी के वेतन एवं भत्ते से संबंधित जो व्यय हैं वह उस विभाग की भूमि की लागत के हिस्से के रूप में डेबिट किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
ऐसे मामलों में जहां एक ही पुरस्कार के तहत कई व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है तो भुगतान होने की अलग अलग रसीदों को किस प्रपत्र में दिखाया जाएगा? प्रपत्र बी, प्रपत्र डबल सी, प्रपत्र सी या प्रपत्र डी? तो जो ऐसे मामले में जहां एक ही पुरस्कार के तहत कई व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है तो भुगतान होने की अलग अलग जो रसीदें हैं उनको प्रपत्र सी में दिखाया जाएगा, प्रपत्र सी में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने में असफल व्यक्ति जिन्हें वह देय है किस प्रपत्र में प्रमाणित किया जाएगा? प्रपत्र सी, प्रपत्र ई, प्रपत्र डी या प्रपत्र डबल सी? तो मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने में असफल व्यक्ति जिन्हें वह देय है उन्हें जो प्रपत्र ई है उसमें प्रमाणित किया जाएगा, प्रपत्र ई में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि के माध्यम से मुआवजा प्राप्त करने हेतु दिखाना होगा व्यक्तिगत पहचान पत्र, बंध पत्र, कानूनी अधिकार या पावर ऑफ अटॉर्नी? तो प्रतिनिधि के माध्यम से मुआवजा प्राप्त करने हेतु कानूनी अधिकार दिखाना होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण के संबंध में विशेष अधिकारी द्वारा मासिक लेखा जोखा भेजा जाएगा जिला न्यायाधीश को, महालेखाकार को, कलेक्टर को या निदेशक निरीक्षण विभाग को? तो भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो विशेष अधिकारी है उसके द्वारा मासिक लेखा जोखा है वह महालेखाकार को भेजा जाएगा, अकाउंटेंट जनरल को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कोषाधिकारी रिवार्ड का भुगतान करता है, कलेक्टर या मुआवजे का निर्धारण कर कोषाधिकारी रिवार्ड का भुगतान करता है कलेक्टर या मुआवजे का निर्धारण करने वाले अधिकारी के अधिकार पर, कोषाधिकारी के अधिकार पर, महालेखाकार के अधिकार पर या राज्य के राज्यपाल के अधिकार पर? तो जो कोषाधिकारी है वह रिवार्ड का भुगतान करता है वह कलेक्टर या मुआवजे का निर्धारण करने वाला जो अधिकारी है उसके अधिकार पर करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व के मामले में भुगतान के लिए पारित प्रपत्रों की एक सलाह सूची भेजी जानी चाहिए महालेखाकार को, लेखाधिकारी को, कोषागार अधिकारी को या आहरण एवं संवितरण अधिकारी को? तो जो पूर्व के मामले हैं उनमें भुगतान के लिए जो पारित प्रपत्र है उनकी एक जो सलाह सूची है वह कोषागार अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भुगतान किए गए आदेशों की साप्ताहिक सलाह किसके द्वारा भेजी जानी चाहिए? लेखाकार द्वारा, कोषागार अधिकारी द्वारा, नियंत्रण अधिकारी द्वारा या आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा? तो जो भुगतान जो किए गए आदेश हैं उनकी जो साप्ताहिक सलाह है वह कोषागार अधिकारी द्वारा भेजी जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायालय में जमा धन का निवेश अदालत और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के मामले में राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की किस धारा के अनुसार होना चाहिए? धारा 29 और 30, धारा 31 और 32, धारा 31, धारा 29 और 30, धारा 30 और 31, धारा 31 और 32 या धारा 32 और 33? तो न्यायालय में जो जमा धन है उसका निवेश, न्यायालय में जो जमा धन है उसका निवेश अदालत और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के मामले में जो राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसकी धारा 32 और 33 जो 32 और 33 है सेक्शन उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि का क्रय न्यायालय के आदेश के अधीन किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से, कलेक्टर या अन्य राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से, राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से या महालेखाकार के माध्यम से? तो जो भूमि का क्रय है वह न्यायालय के आदेश के अधीन कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी के माध्यम से किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार से आर्थिक रूप से स्वतंत्र नगरपालिका या अन्य निकाय के संबंध में मुआवजे और अधिग्रहण की लागत तय होगी राज्य सरकार द्वारा, नगरपालिका या अन्य संबंधित निकाय द्वारा, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा? तो जो सरकार से आर्थिक रूप से स्वतंत्र नगरपालिका या अन्य निकाय है उसके संबंध में जो मुआवजा और जो अधिग्रहण की लागत है वह नगरपालिका या अन्य संबंधित निकाय द्वारा ही तय होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि केंद्र सरकार के एक विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो भूमि मालिकों को देय मुआवजे की राशि और अधिग्रहण की लागत का पूरा भुगतान किया जाएगा संबंधित विभाग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या उपरोक्त में से कोई भी? तो यदि केंद्र सरकार के एक विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो भूमि मालिकों को जो देय मुआवजे की राशि है और जो अधिग्रहण की लागत है उसका पूरा भुगतान है वह केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत जमा के संबंध में क्रेडिट किस विभाग को दिया जाना चाहिए? लोक लेखा विभाग को, रक्षा विभाग को, वित्त विभाग को या ग्रामीण विकास विभाग को?
तो जो व्यक्तिगत जो लैप्स क्रेडिट होती है उसके संबंध में जो क्रेडिट है वह रक्षा विभाग को दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व जमा सिविल कोर्ट जमा किस तहत असंवितरित राशि किस पर बनी रहनी चाहिए? सिविल बुक्स स्थानीय पर, सिविल बुक्स राज्य पर, सिविल बुक्स केंद्रीय पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राजस्व जमा है या सिविल कोर्ट जमा है उसके तहत जो असंवितरित राशि है वह केंद्रीय सिविल बुक्स पर बनी रहनी चाहिए, केंद्रीय सिविल बुक्स पर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण के संबंध में प्रत्येक अवार्ड विवरण सीमित होना चाहिए। एक घोषणा के तहत ली जाने वाली भूमि तक, एक घोषणा के तहत ली जाने वाली संपूर्ण भूमि तक, एक घोषणा के तहत ली जाने वाली भूमि के एक भाग तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो प्रत्येक अवार्ड विवरण है वह एक घोषणा के तहत ली जाने वाली एक ही भूमि तक सीमित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक घोषणाओं के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए अवार्ड के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। पारदर्शिता हेतु एक सार्वजनिक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अलग अलग विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक से अधिक घोषणाओं के तहत अधिग्रहित भूमि है उसके अवार्ड के संबंध में अलग अलग विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो अध्याय 17 है वह संबंधित है भुगतान से, सहायता अनुदान से, प्रतिदाय एवं वापसी से, या प्रस्तावना से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो अध्याय 17 है वह सहायता अनुदान से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान सहायता आदि से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अध्याय है। अनुदान सहायता आदि से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अध्याय है, अध्याय 14 है, अध्याय 17 है, अध्याय 16 है, या अध्याय 18 है। तो अनुदान सहायता आदि से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अध्याय है अध्याय 17 है, चैप्टर 17, अनुदान सहायता। ठीक है, थैंक यू।